सोमैटिक, जितने हम वर्ड बोल रहे हैं ये सारी चीजें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, मोटर, सेंसरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सीएनएस, पीएनएस, इतनी चीजें क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट था न्यूरॉन। न्यूरॉन्स में हमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हमें कॉमनली याद ये रखना है कि न्यूरॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हैं, जो पोर्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सिग्नल रिसीव, देन प्रोसेस, देन सिग्नल ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रोल प्ले करेंगे। अब आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने कुछ एनिमेटेड मैसेजेस भेजे हैं, सबने चेक किए क्या वो मैसेजेस? सबने चेक किए हैं मैसेज? ओके, तो आई होप सबके पास होंगे वो मैसेज। जब मैं बोलूंगी बेटा वहां पे देखो एक बार, तो उसको देखना है, अदरवाइज लेक्चर सुनते जाओ। तो हम लोगों ने जो न्यूरॉन्स पे एंड अप किया था, वहां पे हमने कंक्लूड किया था कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ न्यूरॉन्स जिनके चारों तरफ स्वान सेल की बनाई हुई माइलिन की शीट प्रेजेंट है। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते थे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर? एंड कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कोई शीट नहीं प्रेजेंट है, स्वान सेल प्रेजेंट हो सकती है, बट दे आर नॉट सिंथेसाइजिंग माइलिन शीट। माइलिन शीट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ओके, क्लियर है? अब जो मैंने आपको मूवमेंट के लिए एक एनिमेशन सेंड किया है, ये वाला एनिमेशन, उसमें आप देखना सेकंड वाला है, ये वाला एनिमेशन जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, उस एनिमेशन को देखो तो आप एक चीज सबको क्लियर है, ये है डेंड्राइट्स, ये है डेंड्राइट्स। अच्छा, एक चीज और बताओ, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, वो क्लियर है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हम कॉमन बोले तो ये वाला एनिमेशन आप लोग देखना। इस एनिमेशन में आपको दोनों में जो चीजें कॉमन है, दैट इज कि डेंड्राइट्स है दोनों के पास, सेल बॉडी है दोनों के पास, एंड लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक्सॉन्स है सबके पास, दोनों के पास, एंड एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। एक्सॉन टर्मिनल के एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं उनको, सिनेप्टिक। तो हमें यहाँ पे ये पता है कि ये कॉमन स्ट्रक्चर है। डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? डिफरेंस हमें इस माइलिन शीट पे दिख रहा है। ओके, ये माइलिनेटेड जो शीट है, माइलिन यहाँ पे माइलिनेटेड है, ये अनमाइलिनेटेड। क्लियर? अब जो एनिमेशन है उसमें देखो फ्लो ऑफ करंट वही यहाँ पे जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। जो मैसेज है, जो स्टिमुलाई सिग्नल लेता है, उसमें कुछ नहीं है बेटा, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, सेंसरी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, सुनो ध्यान से, ठीक है? सेंसरी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग वहां पे जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, उनकी डिफरेंट टेंडेंसी है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है सभी को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप आंखों से देख रहे हो, तो आंखें एक्चुअली नहीं देखती हैं, ब्रेन देख रहा है, क्योंकि आप वो पहचान लो कि ये येलो कलर है, वो आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, ये आइडेंटिफिकेशन आपका ब्रेन करा रहा है, ना कि आपकी आंखें कराती है। तो आंखों को सिर्फ विजन एक दिख रहा है, ठीक है? वो विजन क्या है, इसको रेगुलेट आपका ब्रेन कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस रेगुलेशन में जो विजन है, जो आपको दिख रहा है, जो विजिबल है, वो एक एनर्जी है जो आपकी आंखें सेंस कर रही है, और वो एनर्जी फिर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो क्या है वो विजन? हमें पता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट वेवलेंथ मैम ने पहले भी बता रखा है मैंने, जो जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वही हमें दिखती है। तो जब हमें वो जो विजन के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एनर्जी है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
इम्पल्स जिससे बोल रहे हैं हम, और उसको हमारा ब्रेन सेंस कर रहा है। ब्रेन को एक ही भाषा समझ में आती है, ये वाली। ओके, अब जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ ओके, तो तुम्हारे कान सुन रहे हैं कि मैम ने बोला ओके। क्लियर? ओके का मतलब तुम्हारे ब्रेन ने ऑलरेडी बचपन से जब भी तुमने पहली बार ओके सुना होगा तो ओके ट्रेंड है कि ओके मतलब इज इट ओके। ओके को अलग अलग ठीक है इस सेंस में यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ओके, कोई आपसे, मैं जैसे एम्फेसिस देके बोल रही इज इट ओके, तो मतलब क्वेश्चन मार्क है वहां। क्लियर? तो आप ओके के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे बोलने का एक्सेंट होगा उसमें आप कैच कर लोगे कि ओके का मीनिंग यहाँ पे क्या है। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन में उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसी तरीके से मेमोरी में सेव। ओके, समझ में आ रहा है? वहां पे क्या हुआ, आपके कान ने जब सुना तो वो कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट साउंड्स है वहां पे, फ्रीक्वेंसी के साउंड्स हैं, उसको आपके कान, इनर कान पे जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इनर ईयर में जाके कॉकलिया में वाइब्रेशन हो रहा है, फिर वहां पे हेयर स्टोन्स प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, वहां से उस सेंस को लिया जा रहा है, सेंसरी ऑर्गन की तरह वो बिहेव कर रहा है, और वहां पे उन सेंसरी रिसेप्टर से फिर इलेक्ट्रिकल में उसको कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया गया है, देन उसके बाद उसको ब्रेन को ट्रांसपोर्ट किया गया है। आप जो कान से सुनते हो वो एक्चुअली आपका ब्रेन आपको सुना रहा है कि वो चीज है। ठीक, जस्ट सपोज मैंने बुलाया आकाश, तो क्लास में से आकाश सिर्फ रिप्लाई करेगा। मैंने बोला मनाली, तो मनाली रिप्लाई कर रही। क्यों? क्योंकि यू नो कि योर नेम इज मनाली, योर नेम इज आकाश, योर नेम इज पृथ्वी। क्लियर? तो आप सबको अपना अपना नाम पता है, आपका ब्रेन ट्रेंड हो रखा है। समझ रहे हो? तो एवरीथिंग जो ब्रेन रीड करने वाला है, जो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब स्किन से जब टच हो रहा है, स्किन से जब टच हुआ तो टेम्परेचर से, जब सपोज कोई गर्म चीज टच हुई तो टेम्परेचर सेंस किया। किसी ने आपके हाथ पे उंगली से दबाया तो आपके प्रेशर रिसेप्टर वहां पे मैकेनो रिसेप्टर वर्क किए। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो ना? टेम्परेचर से टच हुआ तो टेम्परेचर वाला फंडामेंटल वर्क किया। एवरीथिंग अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल हो सकते हैं, सिग्नल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, स्टिमुलस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो लैंग्वेज ब्रेन को समझ में आती है दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इज इट क्लियर? कोर समझ में आया क्या? तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें। सबको समझ में आ गया? अब इस एनिमेशन को देखो, तो मुझे बताओ ये है ए, ये है बी। जो एनिमेशन तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है वहां से देख के बताओ किसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यहाँ से यहाँ ट्रेवल होने में किसमें कम टाइम लग रहा है, ए में या बी में? फ्लो समझ में आ रहा होगा, वो एनिमेटेड है तो उसमें फ्लो समझ में आ रहा होगा। ए में जल्दी से सिनेप्सिस तक पहुंच रहा है या बी में जल्दी से पहुंच रहा है? सबके पास है एनिमेशन? फास्ट रिप्लाई करो। इमेज है, वो मूव नहीं कर रही है। सभी इमेज की तरह शो कर रहा है। ओके, ओके देन लीव इट। अभी रहने दो, फिर उसको मैं दोबारा देखूंगी लेक्चर के बाद तो सेंड करूंगी। तो आप क्या देखोगे उस इमेज में? ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो है, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपको फास्ट ट्रांसपोर्ट होते हुए देखेगा। यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको कम टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। बात यह है कि माइलिनेटेड में, माइलिनेटेड शीट में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सभी फास्ट होते हैं। क्लियर? माइलिनेटेड का लोकेशन बताओ, माइलिनेटेड मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? इसमें जो नोट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? दो क्वेश्चन के आंसर करो फर्स्ट।
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की लोकेशन क्या है? नोड ऑफ रैनवियर, ओके करेक्ट। सेरेब्रल कॉर्टिकल रीजन्स में जो आपके सीएनएस के पोर्शन है उस रीजन में मैंने बताया था व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। व्हाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड है, ग्रे मैटर जो है वो अनमाइलिनेटेड। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है, माइक्रो सेकंड में तो प्रोसेस होके आ जाती है चीजें और आप रिस्पॉन्ड कर देते हो। क्लियर? जस्ट आपका टच हुआ और आपने हाथ हटाया, सारा प्रोसेस हो गया। हाथ हटाना तो मतलब प्रोसेस होके आना है, तो यू कैन रिलेट कि कितना कम टाइम लगता है आपके ब्रेन को और आपके ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जो भी जनरेट हुआ है वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके वापस आने में, ठीक है। तो दोनों ही टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, सिंपल इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में तो वहां पे आपने देखा होगा वहां रेजिस्टेंस होता है, वहां लॉस ऑफ चार्जेस हो सकता है, वहां पे ट्रैवल ऑफ चार्जेस हो सकता है, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ चार्जेस हो सकता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ चार्जेस हो सकता है। तो सिंपली उस मैकेनिज्म को आपको पढ़ना है कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है सेकंड वाले ऑप्शंस में, तो यहाँ ओपनली ये इंटरेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से, जो भी इसके सराउंडिंग की चीजें हैं इस पे एयर इम्पैक्ट कर रहा है, तो इस केस में ये स्लो ट्रेवल करेगा और लॉस ऑफ चार्जेस होगा, और जब तक वो मतलब एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा एंड देन वो फिर से ट्रांसफर होगा तो रीजनरेट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ नोड्स ऑफ रैनवियर में ओपन सिस्टम मिल रहा है, प्लस माइनस का जंपिंग होगा, बताते हैं वो मैकेनिस्ट। तो फास्ट 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 फास्ट, जिसको आप बोल रहे थे साल्टेटरी, तो यहाँ एक तरीके से जंप है, जैसे सिंपल, अभी इलेक्ट्रिक में भी मत जाओ, तो सिंपल तुम बताओ कि अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं, ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि यहाँ से यहाँ धीरे धीरे चल के जाओ, और फिर मैंने ऑप्शन दिया कि बेटा इतनी डिस्टेंस है, इसको तुम्हें जंप करके ट्रैवल करना है, या बड़े बड़े पैरों से लॉन्ग जंप हाई जंप सुनते होगे ना, तो लॉन्ग जंप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अप्लाई करके तुम्हें यहाँ से यहाँ कूदते हुए जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे आराम से चलते हुए। तो टेल मी, ए ये केस है, बी ये केस है, किसमें आप फास्ट यहाँ तक पहुंचे? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचने के लिए ए केस में आप जल्दी पहुंचोगे या बी केस में जल्दी? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझो पहले। आप अपने आप को देखो, आप ही इलेक्ट्रिक करंट हो यहाँ पे, एकदम अटेंटिव होके सुनो हम क्या बोल रहे हैं, समझना ज्यादा जरूरी है, वरना सब कुछ बुक में लिखा ही है और बार बार इस चैप्टर में उलझे रहोगे। क्या हम कह रहे हैं, हमने आपको डिस्टेंस दी है कि बेटा जो आपको ट्रैवल करना है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट डिस्टेंस टू 2, 1 to 2 पोजीशन पे जाना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, जस्ट सपोज 100 मीटर का ये डिस्टेंस है, क्लियर। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मैंने दो कंडीशन दी, एक मैंने कहा अपने पैरों से जैसे चलते हो धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक जाओ, एक मैं कह रही हूँ जंप करते हुए जाओ, रुकना दोनों केस में नहीं, रुकना नहीं है कि जंप किया और आराम करके बीच में पिज्जा खाने लगे, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब जंप करके जा रहे हो तब ये कम टाइम लेगा, या ए से 1 to 2 जाने के लिए जब आप सिंपल चल रहे हो तो ज्यादा तो कम टाइम लेगा। जल्दी किस में पहुंचोगे? ऑब्वियसली ए में पहुंचोगे, बेटा बी में नहीं पहुंचोगे, क्लियर। हाँ, ए जिनका था उनका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जस्ट आप सोचो कि आप 1 मीटर तो ज्यादा है, चलो 1 मीटर मान लेते कि आप लॉन्ग जंप कर सकते हो 1 मीटर की, तो 1 मीटर आपने ऐसे ही कवर कर लिया एक बार में जंप करके, दूसरी बार में। तो इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जो यहाँ पे पास ऑन हो रहा है, और वो जहां जहां नोड्स ऑफ रैनवियर है वहां पे उसको ओपन इंटरेक्शन के लिए मिल रहा है, और इस ओपन जगह पे वो फिर से चार्ज को रीजनरेट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना, फिर रीजनरेट, फिर ट्रेवल करना, फिर रीजनरेट, तो ये फास्ट ट्रेवल होता है। तो आई विल सेंड यू द GIF अगेन, जिसमें आप इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखोगे।
देखती हूँ मैं क्यों एनिमेशन नहीं गया, मुझे लगा एनिमेशन सेंड किया था मैंने तो। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट आज आपको फोकस करके देखना है। पहली तो बात कि ये क्यों हो रहा है, इसके लिए ऑलरेडी वहां पे मेम्ब्रेन के क्या फीचर्स हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, जो चेंज इन पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन है, जिसको आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक इम्पल्स ईसीजी ग्राफ में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ओके, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, टर्म्स याद है सबको? टर्म्स याद है बेटा? तो एकदम अटेंटिव होके सुनो, मैकेनिक्स सारी समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद बस अप्लाई करना रह जाएगा। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है, नोट डाउन नहीं करनी है, अपनी अपनी एनसीईआरटी पास में रखो और अटेंटिव वे में सुनो। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए इसका। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इट मीन्स कि पहले जनरेट करना है हमें नर्व इम्पल्स, देन उसको कंडक्ट करना है, मतलब फ्लो कराना है, प्रोसेस जहां तक हो रही है, एंड देन प्रोसेस के बाद जो उससे अफेक्टर स्ट्रक्चर होगा वहां से इफेक्ट जाएगा। वॉट एवर, जो भी जहां पे भी जा रहा है, मैंने बताया, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, आपने कानों से कुछ सुना तो भी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होगी। आपको किसी ने टच किया तो आपका टच रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर ने जो सेंस किया, आप किसी गर्म चीज से टच हुए तो टेम्परेचर रिसेप्टर जो सेंस किए, आंखों ने कुछ देखा है तो विजिबल साउंड, सॉरी, लाइट एनर्जी जो सेंस हुई है, लाइट रिसेप्टर्स उसको सेंस किए हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हुए हैं। हर प्रोसेस में जो कन्वर्सन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ही कन्वर्ट हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स देन ट्रेवल टू योर ब्रेन, सीएनएस लिख देते हैं हम, सीएनएस तक ट्रेवल हुआ है, एंड देन प्रोसेस होके फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आ रहा है, एंड देन फाइनली वो जो भी अपना टारगेट है उसको अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कराने के लिए वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर फिर से अपने चेंज कर। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? कोर ये बेसिक से यही चल रहा है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहली बात तो हमें ये आ रही है कि मैडम अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। मैडम बोलेंगे हाँ बेटा, पहला पार्ट तो यही है, किसी भी तरीके का स्टिमुलस है, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर? अब न्यूरॉन्स का जो नेचर होता है, उस नेचर के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल सेल। अंडरलाइन पहला एमसीक्यू यही है, एक्साइटेबिलिटी होती है इनके अंदर। एक्साइटेबिलिटी मीन ये स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को मेंटेन करने के लिए इनके चार्ज में चेंज होगा। क्लियर? चार्ज में चेंज होगा तो ये एक्साइटेड होंगे, जो भी स्टिमुलस आया उसके अकॉर्डिंग। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। फिर ये दूसरा एमसीक्यू, उसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। ओके, पोलराइज्ड स्टेट क्या मीनिंग है? पोलराइज्ड में सिंपल सी कहानी है, प्लस 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 आउटर साइड में, माइनस 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 इनर साइड में। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेल। Am I audible बच्चा? मेरी आवाज जा रही है? ओके, सुनो, कॉल आ गया था संजय सर का। चलो सुनो ध्यान से, क्या बता रहे थे हम? तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इनर साइड में जो है वो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इतना तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कहानी से, अच्छे से 60 लेक्चर का सेल चैप्टर कवर किया था, तो ये चीजें तो भूलनी ही नहीं है। क्लियर? अब बात ये आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इस पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये पोलराइज्ड है, मतलब दो पोल है यहाँ पे, ये बात तो हमें क्लियर है। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या अराइज कर दिया, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? कोई है जो इसका आंसर देगा?
कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये निगेटिव चार्ज क्यों है, बस इतना बताओ। फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो रिलेट करो। तो जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है अब तक की मेरी दी हुई नॉलेज से, उसको जरा यहाँ पे बताओ मुझे। वाई दिस इज पोलराइज्ड? एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? आप न्यूरॉन को हटा दो, आप मेम्ब्रेन बताओ सिर्फ। व्हाई द एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इज व्हाई पोलराइज्ड? क्या वहां चार्ज का इक्विलिब्रियम हो सकता है? फास्ट रिप्लाई करना जरा। बच्चा बताओ, नहीं आ रहा है तो फटाफट बोलो कि नहीं आ रहा है मैम। आप अभी आज बताएंगे तो उसके बाद कभी नहीं बोलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के वेरी करेंगे, यस। पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ सिग्नल ट्रेवल करेंगे, ओके करेक्ट है। बट बात हो रही है चार्ज की, बिकॉज ऑफ आयन कंसंट्रेशन। चार्ज की, जब चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज कहाँ है, चार्ज क्यों हो सकता है? किसी भी आयंस के, किसी भी एलिमेंट के आयनिक फॉर्म पे हम देखते हैं कि वहां पे चार्ज है, ठीक है। सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, फॉस्फेट हुआ, तो इन सभी जगह पे हमें पता है कि ये चार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे आयनिक फॉर्म कहाँ प्रेजेंट है, जब भी वो वाटर में प्रेजेंट है तो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। आयनिक फॉर्म वाटर एवरीवेयर है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो या इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो, वहां पे वाटर प्रेजेंट है। तो इन्हीं चार्ज मॉलिक्यूल का मैग्नीट्यूड, यू समझते हो मैग्नीट्यूड, ऑल ओवर प्लस 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 चार्ज को एक तरफ कर दें, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सब एक तरफ, जितने भी निगेटिव चार्ज हैं सब एक तरफ, तो रिजल्टेंट इनका पॉजिटिव चार्ज, रिजल्टेंट इनका निगेटिव चार्ज, समझना, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल है क्या, तो ये आपका पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा है निगेटिव से, तो इधर रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा। इधर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज आपके ज्यादा है कंपैरेटिव, ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कोई प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट है बट ओवरऑल जैसे आप +10 -7 करो तो क्या होगा, आंसर विल बी +3, क्लियर। -8 +4 करो तो आंसर विल बी -4, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो प्लस माइनस दोनों साइड में प्रेजेंट है, लेकिन रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट क्या है, दैट इज वन साइड में वो पॉजिटिव है, अदर साइड में वो निगेटिव है, तो हमें रिजल्टेंट जो दिख रहा है दैट इज पोलराइज्ड। वो कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता जब तक वहां पे लिविंग स्टेट प्रेजेंट, ओके। वाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन पोलराइज्ड? अब इसमें वाई के पीछे है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपको सेल चैप्टर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, उसी को यहाँ पे रिलेट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, एग्री करते हैं आप। बाकी नॉर्मल मेम्ब्रेन हो, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन हो तो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा केमो ऑस्मोटिक थ्योरी में देखा था आपने, एटीपेज वाला चैनल, प्रोटॉन चैनल प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करा रहा था, एनर्जी जनरेट करा रहा था, क्लियर। कैल्शियम का भी एंटर दिखाया आपने, टी ट्यूब्यूल में देखा आपने, सार्कोलेमा में, तो कैल्शियम एंटर करा रहा था, उसका कैल्शियम का चैनल देखा। फिर आपने वहां पे सुक्रोज ट्रांसपोर्ट में देखा था, पोटेशियम को अंदर लाना था स्टोमेटा में, तो आपने वहां पे पोटेशियम का चैनल देखा था। क्लोराइड शिफ्ट आपने पढ़ लिया, कार्बोनेट आयन और क्लोराइड में, याद आ रहा है कुछ, ये सारे जितने नाम ले रहे हैं ये याद आ रहे हैं। कार्बोनेट आयन और क्लोराइड आपस में एक्सचेंज हो रहे थे आरबीसी के अंदर बाहर, तो उसको हम क्लोराइड शिफ्ट कह रहे थे। तो यू विल वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट दैट कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे आयनिक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिससे रिजल्टेंट कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, एंड ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए आपके
आयंस वहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और वो आयन ट्रांसपोर्ट करके अपने पर्टिकुलर जगह पे यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ट्रांसपोर्ट हुआ तो कैल्शियम का अपना रोल था, उसने सिग्नल ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, उसने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराया था। क्लियर? पोटेशियम था तो पोटेशियम मैलेट बनाया था, याद आ रहा है सब? वही सारी चीजें। तो यहाँ पे जो आपको फोकस करना है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट। एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट 1 जीके क्वेश्चन के जो आप दिन भर में एनर्जी यूज करते हो उसका 50% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपका सोडियम पोटेशियम पंप यूज करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप जो आपके बॉडी में चल रहा है, it uses your 50% of food, 50% of energy, 50% of channel transportation. ओके बच्चा, तो इसी को समझना है आपको, और ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा हुआ है, एमएससी में, एमटेक में, पूरा डिटेल। तो अभी आपको ग्लिम्स देखना है जस्ट। So different type of ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. कोई डाउट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है बताओ, ऑप्शन दे रही हूँ। परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। फास्ट रिप्लाई आ जाना चाहिए था लिखने के पहले ही। फास्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। सेलेक्टिव परमिएबल, वेरी गुड। ठीक है, तो different types of ion channels are present on neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. Select करेंगे and then permit करेंगे। When a neuron is not, अब यहाँ से आपको नोट डाउन करना, मतलब मार्किंग करो। When a neuron is not conducting any impulse, तो उसको क्या बोल सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर रही हो। What it means कि you are in resting state। अब बैठे बैठे सोचो, कहीं ख्याली दुनिया में खोए, वो अलग बात है, लेकिन योर बॉडी इज इन रेस्टिंग स्टेज। इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन हार्ट अपना काम कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल अपना काम कर रही है, बट स्टिल योर बॉडी इज इन रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, दैट इज रेस्टिंग। द एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या हुई बताओ, फास्ट बताओ, व्हाट इज एक्सोनल मेम्ब्रेन? Sorry. एक्सोनल मेम्ब्रेन, माइलिन इज स्टेज। मनाली एकदम अटेंटिव होके समझो, एकदम कहते हैं ना कि एकदम बहुत प्यार से अच्छे से नर्वस सिस्टम को नर्वस के अंदर ही डालना है, ब्रेन के अंदर तक पहुंचाना है। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज व्हाट? एक्सॉन की मेम्ब्रेन, मतलब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन क्यों नहीं बोलना है अपने को? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि न्यूरॉन में डेंड्राइट भी आ रहा है, सेल बॉडी भी आ रहा है, एक्सोनल टर्मिनल भी आ रहा है एंड सिनेप्सिस भी आ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये कहाँ पे बात कर रहा है? एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो सेल बॉडी के बाद प्रोसेस होकर सिग्नल आगे जाने वाला है, उसमें कोई भी इम्पल्स नहीं है, तो वो एक्सोनल मेम्ब्रेन कहाँ है? रेस्टिंग स्टेज में। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ओके, इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। अब ये मार्क करो, जब रेस्टिंग स्टेज में है तो मोर परमिएबल किसके लिए है? पोटेशियम आयन के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। मतलब उसको कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं जनरेट हुआ, जस्ट आई एम सेइंग कि तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तो यू आर नॉट गेटिंग एनी लाइट एनर्जी, यू आर नॉट गेटिंग एनी विजिबल एनर्जी, जिसको आप देख के ब्रेन को ऑक्सीपिटल सेंटर पे कोई सिग्नल भेजो कि उसको वो प्रोसेस करे। तो जब ब्रेन आपका प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, आपकी आंखें बंद हैं, उस वक्त उसकी मेम्ब्रेन क्या हुई? रेस्टिंग स्टेज में। इज इट क्लियर? जो न्यूरॉन्स थे, जो आपके रेटिना से सिग्नल लेके जाने वाले न्यूरॉन्स थे, वो रेस्टिंग स्टेज में है, और रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम के लिए न्यूरल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है कंपेयर टू
more permeable compared to sodium. Is it clear? क्लियर है बच्चा? ये रेस्टिंग की बात होगी, सारे कंडीशंस अलग अलग आपको निकालने तब जाके ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगी. इज इट क्लियर? रेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं है, सोडियम को अलाउ नहीं कर रहा है, चैनल बंद है, सोडियम सिर्फ अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकता है. सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू उसका मतलब सोडियम के चैनल के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन अभी रुका हुआ है, कम है. ठीक. सिमिलरली अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने का देख लिया आपने, अब अंदर से बाहर जाने का. सिमिलरली द मेम्ब्रेन, अगेन कौन सी मेम्ब्रेन? एक्सॉन मेम्ब्रेन. ठीक है. इज इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म. ठीक है. एक्सोप्लाज्म क्या हो गया बताओ, इसको भी तोड़ो जरा. जैसे एक्सॉन मेम्ब्रेन बोले वैसे एक्सोप्लाज्म बता दो अच्छे बच्चों फटाफट. छोटा सा टॉपिक ही पढ़ेंगे आज, लेकिन एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है. एक्सोप्लाज्म, व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? फास्ट रिप्लाई. बताओ बताओ फास्ट बताओ. एलम, आकाश, आयुष, श्रेया, इकरा, केतकी, पार्थ, स्वावन, यश, श्रावणी, श्वेत, सुयश, इसरार. फास्ट रिप्लाई करो बेटा. एक्सॉन का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन. ओके. देखो तुम ही लोग बता रहे हो, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया. ठीक है. तो एक्सोप्लाज्म क्या हो गया? सिंपली साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन. ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो सकता है क्या? प्रोटोप्लाज्म हो सकता है क्या? इसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो था सेल बॉडी में, न्यूक्लियस सेल बॉडी के पास प्रेजेंट है, वहां पे जो कंटेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं. यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन रीजन है. ओके. प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म. यस बेटा. एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स. ओके. चलो अभी यहाँ पे अटेंटिव हो गया. हाँ, ये रेस्टिंग का ही चल रहा है. रेस्टिंग स्टेज में इम्परमेबल है किसके लिए? लेस परमेबल है किसके लिए? सोडियम आयन के लिए, कि वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाए, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मूव करे. सिमिलरली इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म. मतलब निगेटिव चार्ज प्रोटीन जो उसका निगेटिव आयन जनरेट कर रहे हैं, निगेटिव आयन में क्या बोल रहे थे हम, रिजल्टेंट निगेटिव आयन को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, उनको वो परमिट नहीं कर रहा है कि वो बाहर जा सके. ठीक है. तो रेस्टिंग स्टेज में क्या कंडीशन है? सोडियम अंदर नहीं आ सकता और निगेटिव आयंस जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते. पोटेशियम की बात नहीं हो रही अभी, पोटेशियम को आने दो मूवी में. क्लियर? अभी हमने क्या देखा? सोडियम अंदर नहीं जा रहा है या लेस परमेबल है एंड नेगेटिव प्रोटीन्स बाहर नहीं आ रहे हैं, ताकि रिजल्टेंट नेगेटिव बना रहे और बाहर की तरफ से पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव बना रहे. ओके. अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, पोटेशियम को अंदर आने देते हैं, पोटेशियम का मूवमेंट देखते हैं. Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium ion, high concentration, clear, and negatively charged protein. पोटेशियम आयन भी हाई है एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी हाई है एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन. मतलब सिंपल देखो, एकदम ध्यान से अटेंटिव होके सुनो. सिंपल सोडियम पोटेशियम पंप को एग्जीक्यूट होने के लिए जो कंडीशन है उसमें ये हो गया आपका इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे क्या कंडीशन है? पोटेशियम आयन हायर, निगेटिवली चार्ज्ड. यहाँ पे तो प्रोटीन दिया हुआ है, बाकी एलिमेंट्स भी आपके जो भी आप कंसिडर करते हो वो भी यहाँ कंसेंट्रेशन में हायर होते हैं. निगेटिवली चार्ज प्रोटीन हायर और सोडियम आयन लो. ये तीन कंडीशन याद रखनी है. पोटेशियम हाई, प्रोटीन हाई. कौन से प्रोटीन? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन हाई एंड
सोडियम आयन लो। ये 3 कंडीशन हो गई आपकी। ओके, इसका रिवर्स कर लेते हैं इधर बेटा। सोडियम हाई, पोटेशियम लो, निगेटिवली चार्ज लो। कोई दिक्कत? एक तरफ हाई बोल रहे हैं तो उसकी तरफ रिलेटिवली लो ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? इन कंट्रास्ट द फ्लूइड outside the axon, वही हो गया, यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स with respect to axon membrane contain a low concentration of potassium ion, high concentration of sodium ion and thus form a concentration gradient. ठीक, अब जब हम आपको बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब जब हम आपको बोले कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इतना हायर है, इतना हायर है, इतना हायर है कि निगेटिवली चार्ज का इम्पैक्ट क्या हो गया, कम हो गया और नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जब हम कह रहे हैं कि अंदर निगेटिव चार्ज है तो पोटेशियम भले ही ज्यादा है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसका कंसंट्रेशन नेट रिजल्टेंट चार्ज को निगेटिव से पॉजिटिव कर दे। तो यहाँ पे होगा कंफ्यूजन। नेट चार्ज जो है वो अंदर की तरफ निगेटिव है, जिसको मेंटेन करने में आयनिक फॉर्म्स और आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसकी वजह से आप प्रोटोप्लास्ट को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हो, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? बता बेटा फास्ट, टफ तो नहीं जा रहा? फिर से रिपीट कर देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। ऑलरेडी सेल चैप्टर में ये सब बहुत एम्फेसाइज देके इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आगे आपको फिजियोलॉजी एकदम अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो रिपीट करने की नीड नहीं है, अभी ये आएंगे ये कॉन्सेप्ट, सुनो ध्यान से। तो इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, a high concentration of sodium ion and thus form a concentration gradient. Concentration gradient क्या है? Simply दो पॉइंट के बीच में concentration difference is the concentration gradient. तो आप सोडियम के बारे में with respect to सोडियम बात कर रहे हो, तो सोडियम बाहर की तरफ हाई है, अंदर की तरफ लो है, तो सोडियम का concentration gradient हो गया। ठीक है, ये इधर से इधर अलाउ करेगा। आप पोटेशियम की बात कर रहे हो तो पोटेशियम अंदर की तरफ हाई है, बाहर की तरफ लो है, तो पोटेशियम के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट में डिफरेंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। ठीक, अब जो नॉर्मल हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन उसका भी जो वहां पे चार्ज होता है, जो पोलराइज स्टेज में है, उसका चार्ज होता है -70 मिली वोल्ट। क्लियर? अब ये कैसे जनरेट होगा, कैसे मेजर हो रहा है? ये आयनिक बैलेंस की वजह से, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये पोलैरिटी जनरेट हो रखी है। और बेटा बार बार रिपीट कर रही हूँ, पॉजिटिव है K+, लेकिन दैट इज नॉट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नेगेटिव जनरेशन। ये हमेशा नेगेटिव प्रोटीन नेगेटिव आयन से कम है कंसंट्रेशन में, रिजल्टेंट में जैसे आपको 10 - 15, तो रिजल्टेंट आपका -5 ही आएगा। ओके, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। ऑल्दो जब आप पोटेशियम आयन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन में आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पोटेशियम आयन कम होते हैं कंसंट्रेशन में, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पोटेशियम आयन हाई होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में। क्लियर है बच्चा? तो ये रेस्टिंग स्टेज में अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के वोल्टमीटर के थ्रू अगर हम इस रीडिंग को जनरेट करना चाहें कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है, जो कि अभी स्टिमुलस नहीं दिया हुआ है, ये रेस्टिंग स्टेज में है ड्यू टू द आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आता है -70 मिली वोल्ट। क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन? आंसर इज -70 मिलीवोल्ट। क्लियर? फिर से कहानी सुनो। एक्सॉन के पास ही इलेक्ट्रिक सिग्नल एक्सॉन हेलॉक्स से, यहाँ सॉरी इस साइड रहेगा, एक्सॉन हेलॉक्स से ट्रांसपोर्ट होके आएगा, तो यहीं पे जनरेट होगा। अभी वो जनरेट नहीं हुआ है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्मल मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जो
ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसको देख रहे हैं और रिजल्टेंट वी कैन से कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, और इस दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज पोलराइज्ड स्टेज में प्रेजेंट है, दैट इज द -70 मिलीवोल्ट। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आ गया? ये रेस्टिंग चल रहा है दीदी, फिर से बता रही हूँ, रेस्टिंग है ये, विदाउट एनी स्टिमुलस इतना चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह पढ़ा कि नहीं फिजिक्स में? पढ़ लिया होगा अब तक? नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो दोनों साइड आप देखो, इलेक्ट्रोड के डिफरेंस इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक आउटर साइड में एक इनर साइड में, और दोनों के बीच का डिफरेंस वोल्टमीटर में रीडिंग दे रहा है, दैट इज द -70 मिलीवोल्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट, दिस आयनिक ग्रेडियंट, विच आयनिक ग्रेडियंट? जो अभी देखा हमने, प्रोटीन का, सोडियम का, पोटेशियम का, यहाँ पे जो इस पे फोकस कर रहे हैं वो आयनिक ग्रेडियंट across the resting membrane are maintained by the active transport of ions। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लो कि देखो सोडियम ज्यादा था, लेकिन सोडियम ट्रेवल कर सकता है अपने आयनिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ECM टू ICM। पोटेशियम मूव कर सकता है ICM टू ECM। That is not responsible, simple सुनो, that is not responsible for that electron, that polarized -70 millivolt, -70 millivolt के लिए ये channels responsible नहीं है। What I mean to say कि there is certain channel जो सिर्फ सोडियम को परमिट कर रहे होंगे, there is certain channel जो सिर्फ पोटेशियम को परमिट कर रहे होंगे, क्लियर? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो सोडियम पोटेशियम को एक साथ परमिट कर रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा बताओ? एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, विच ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस? थोड़ा सा ध्यान से सोचो, सोचो मनाली, सोचो पहले। एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। बताओ सभी लोग, बताओ। एग्जाम्पल में भी ट्रांसपोर्टेशन में ये पढ़े हुए हो, सोडियम पोटेशियम पंप। अपोजिट डायरेक्शन में सिम्पोर्ट कैसे हो सकता है बेटा? एंटीपोर्ट, यस, एंटी, अपोजिट। तो एक पंप ऐसा होगा जो सोडियम को अलाउ कर रहा है, तो वो सोडियम का क्या हो गया? यूनिपोर्ट। एक पंप ऐसा है जो पोटेशियम को अलाउ कर रहा है, वो पंप कैसा हो गया? यूनिपोर्ट फॉर पोटेशियम। एंड इधर हाई था, इधर लो था, मूव कर जाओ भाई अपने पंप से। इधर हाई है, इधर लो है, मूव कर जाओ विदाउट यूजिंग अपने पंप से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके रिजल्टेंट ये चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। चार्ज कब डेवलप होगा? जब इन्वॉल्व होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाला सोडियम पोटेशियम पंप। समझ में आया बेटा? क्यों होगा ये मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया हुआ था? चलो देखते हैं आगे, 1 मिनट, इस पे ज्यादा मैशी हो रहा है, देखते हैं आगे। अब क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब सोडियम को अंदर से बाहर नहीं करना है, बाहर से अंदर नहीं आने दे रहा है, ये अंदर से बाहर करेगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा देगा सोडियम को, तो एनर्जी यूज कर रहा है। लो कंसंट्रेशन कहाँ है? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। हायर कंसंट्रेशन कहाँ आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। पोटेशियम का लो कंसंट्रेशन बाहर है, ठीक है, अंदर हायर कंसंट्रेशन है, ऑलरेडी हायर है, लेकिन फिर भी पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है विद द यूजिंग ऑफ ATP। क्लियर? अब ये एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग ये 3 इज इक्विवेलेंट टू 2 पोटेशियम। जो चैनल होता है, जो स्पेस है, जस्ट सपोज एक दरवाजा है, एक दरवाजे से एंट्री करने के लिए 3 पतले पतले लोग और 2 थोड़ा हेल्दी लोग
एक साथ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर एक और ऐड कर दोगे तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम की पोजीशन याद करो और सोडियम और पोटेशियम की पोजीशन में उनका एटॉमिक रेडियाई याद करो। उसके अकॉर्डिंग यू नो कि सोडियम का साइज ज्यादा कम होगा कंपैरेटिव टू पोटेशियम, तो कम वाले 3 फिट हो गए, पतले वाले 3 हो गए, मोटे वाले 2 ही हुए। तो एक चैनल से एक बार में 2 पोटेशियम और 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर? अभी दिखाएंगे इमेज। इज इट क्लियर? तो हर बार जब 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम में ज्यादा कौन गया बेटा? 3 सोडियम में एक प्लस चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है। हर बार बाहर की तरफ एक प्लस चार्ज जाता है, हर बार बाहर की तरफ एक प्लस चार्ज जाता है। रिजल्टेंट बाहर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। हर ट्रांसपोर्ट में एक पॉजिटिव ज्यादा गया। क्लियर? हमेशा आने वाला 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम कंपेयर टू दिस। तो हर ट्रांसपोर्टेशन में एक प्लस चार्ज का बाहर की तरफ फायदा हो रहा है, जिसमें रिजल्टेंट आपका बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो वो जो आयनिक पोलराइज स्टेज आपको दिखा उसमें इस तरीके से कुछ आपका रिजल्टेंट आ गया, प्लस चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज अंदर, और दोनों के बीच का डिफरेंस है -70 मिलीवोल्ट। आई होप कि समझा पाई होंगी मैं ये बात। नहीं समझ में आया तो तुम बताओगे मुझे। अभी ये सब इमेज में भी देखेंगे तो एक दो बार और रिपीट होगा, बस कंसंट्रेट करके सुनते चलो। ओके, these ionic gradient across the resting membrane are maintained by, अब डायरेक्ट पूछेगा, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप, सोडियम एक्टिव पैसिव पंप। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे दिया, तो उसका आंसर होगा सोडियम पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द generating polarized state of a resting membrane, which transport 3 sodium outward and 2 potassium inward। तो हर ट्रांसपोर्टेशन में एक प्लस का लॉस हो रहा है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट दिस इज द आंसर। अभी आंसर चल रहा है आपका, वो जो डू यू नो लिखा था पोलराइज स्टेज पे चार्ज क्यों होता है न्यूरल मेम्ब्रेन पे। एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन, अगेन आ गई बात, possess a positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized। ठीक है, 2 पोल हो गए, एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया। क्लियर बच्चा? The electric potential difference across resting plasma membrane is called the resting potential, which value is -70 millivolt। ठीक है, अब ये सिंपल सा डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले भी बनाया हुआ है, फिर से रिकॉल करो। 3 सोडियम जाने की स्पेस है, देखो 3 सोडियम यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। यस मैम, समझ में आ रहा है, कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ से पोटेशियम आ रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया? एक्टिव। यूज हो रहा है एनर्जी, एटीपी को यूज किया, बाहर किया, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउ हो गया। हाई पोटेशियम, लो सोडियम, हाई सोडियम, लो पोटेंशियल, कंडीशन याद रखना है। इज इट क्लियर बच्चा? ECF ICF क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। लिपिड बाइलेयर आपको याद होगी, प्रोटीन चैनल दिख रहा है आपको, प्रोटीन चैनल में हम किस चैनल की बात कर रहे हैं? सोडियम पोटेशियम पंप की। ठीक, और देख लो इमेजेस, देखो कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। येलोइश ग्रीन कलर से आपका पोटेशियम शो हुआ है, ब्लूइश कलर से आपका सोडियम शो हुआ है। सोडियम 3 मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपने लो कंसंट्रेशन से अपने हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्टिव। ये अपने लो से अपने हायर की तरफ मूव कर रहा है, एक्टिव। क्लियर? एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज एक्टिव एंटीपोड ट्रांसपोर्टेशन, which is resultant in the generating of
रेस्टिंग पोटेंशियल इन एक्सोमेम्ब्रेन। कितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपका क्लियर होना है। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ में आया? तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन क्या हुआ बेटा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हुआ? दिस इज द पोटेंशियल which value is minus 70 millivolt exists across the membrane of a resting neuron without any signaling impulse. The membrane is polarized. I think कहानी सब समझ में आ गई है, ठीक है। और जो थ्योरी कह रही थी वो ये कह रही है कि नॉर्मल रेस्टिंग केस में सोडियम के लिए लेस परमेबिलिटी है फ्रॉम बाहर आउटर साइड से इनर साइड में आने के लिए। तो आप देखो तो नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, अब इन्होंने जो नॉर्मल सोडियम का चैनल है उसको कर रखा है क्लोज। समझ में आ रहा है? क्लोज क्योंकि लेस परमेबल है, एकदम इम्परमेबल नहीं लिखा था बेटा, ठीक है। तो कोई चैनल होंगे सोडियम के जो उसको अलाउ कर रहे होंगे, तो कुछ सोडियम आ जा सकते हैं अपने कंसंट्रेशन एंड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, लेकिन रेस्टिंग स्टेज में ये क्लोज है, ठीक है। ये ओपन है लेकिन इसका चैनल बंद है, तो ये भी इनएक्टिवेटेड हो जाता है जो इससे कन्वर्ट होगा। देखेंगे इसको, मैकेनिज्म को समझना है अपने को, ठीक है। कैसे इसको ओपन कराना है, दैट इज द ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। मतलब क्लोज से एक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटेड से फिर इनएक्टिवेटेड, यही चलता है आपका। ये है पोलराइजेशन, ये है डीपोलराइजेशन, ये है रीपोलराइजेशन। इसको वन बाय वन देखते हैं अपन। ठीक, सिंपल, आप समझ लो इस चीज को। आपका दरवाजा है, दरवाजा नॉर्मल केस में बंद है, अभी वो अलाउ नहीं कर रहा है सोडियम को। आपका कोई पर्सन है आने वाला है, उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हो, दरवाजा आपने बंद कर रखा है, पापा ने अंदर से ऑर्डर दे दिया, अरे ये मेरे नोन है इनको अलाउ करो, ठीक है। तो ये वाला दरवाजा ओपन हो गया, दैट इज द एक्टिवेट स्टेज। इसको डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कौन सा ओपनिंग में इन्वॉल्व है, कौन सा इनएक्टिवेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि अब ये वाला क्लोज होगा, तो समझो सिर्फ यहाँ पे जो प्रोटीन चैनल था ये सोडियम का प्रोटीन चैनल है। सोडियम एंटर कर रहा है, रैपिड ओपनिंग ट्रिगर्ड एट थ्रेशोल्ड, ठीक है। जो सोडियम का वैल्यू है, जो सिग्नल्स आए हैं उससे क्या होगा, सोडियम का एंट्री जो नॉन परमेबल, जो लेस परमेबिलिटी थी और जो चैनल बंद थे सोडियम के अपने चैनल, उसको ओपन कर दिया गया। ओके, ओपन किया गया, ये बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है। सोडियम अंदर आया, अगर सोडियम ज्यादा अंदर आ जाएगा तो यू नो कि इधर हायर कंसंट्रेशन है बेटा, ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिसको रिजल्टेंट मेंटेन करके रखना है। तो दैट्स व्हाई इसको फिर से क्लोज कर दिया जाएगा। इस पोजीशन पे सिर्फ चार्ज डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको आप बोलते हो एक्टिवेशन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सिग्नल आने के बाद एक एक्टिविटी, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्लियर? अब इसको पोटेंशियल के फॉर्म में बात करते हैं। इसी इमेज को फिर से देखो ध्यान से। फर्स्ट इमेज के नीचे देखो आप, जो रेक्टेंगुलर में लिखा हुआ है क्लोज बट कैपेबल ऑफ ओपनिंग, ये ओपन हो सकता है। ये जब लेफ्ट साइड वाला क्लोज करेगा तो वो इनएक्टिवेटेड होगा, उस टाइम तक आप कोई ओपनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इम्पल्स अंदर आया है ये जब तक सिनेप्सिस तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक कोई और दूसरा सिग्नल रिसीव नहीं कर सकता है न्यूरॉन। समझ रहे हो? इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। चलो फिर वन बाय वन देखते हैं। एट रेस्टिंग पोटेंशियल कैसा है, ये क्लोज्ड है बट कैपेबल ऑफ ओपनिंग, मतलब इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा तो सोडियम को ये अलाउ करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों में डिफरेंस समझना, इन दोनों में। सेकंड क्या है, ओपन है, एक्टिवेटेड है, सोडियम को अलाउ कर दिया, ठीक, क्लियर। इसके पोटेंशियल पे बात करेंगे ग्राफ में अभी। इसका रेंज है, इतना डिफरेंस होगा कि ये -50 से +30 तक मूव कर जाएगा। मतलब जो आपका रेस्टिंग में -70 था, वहां से ये मूव करके कहाँ चला गया, +30 मिलीवोल्ट पे। तो कितने का वेरिएशन आया, पहले तो -70 को इधर 30 कवर किया, इधर 30 हायर, तो टोटल 60 का डिफरेंस आया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा।
और ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ ट्रेवल करता रहेगा और चैनल क्लोज हो जाएगा ताकि कोई और दूसरा सोडियम तब तक एक्सर्ट करके दोबारा एक्शन पोटेंशियल दूसरा ना जनरेट हो और पहला वाला जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो जाए। क्लियर? तो क्लोज एंड नॉट कैपेबल ऑफ ओपनिंग इनएक्टिवेटेड है, ये इनएक्टिवेट है। इधर से अगर बंद कर दिया तो ये पूरा का पूरा इनएक्टिवेट रहेगा, ये अभी ओपन नहीं होगा। इस ड्यूरेशन में जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, फिर से इस जगह पे वो रेस्टिंग में आ जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, ये एक ही प्लेस है बेटा, आप समझो ए का ये A1 स्टेज है, ये A2 स्टेज है, ये A3 स्टेज है। ठीक है, एनसीईआरटी में ए और बी से दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। ए के केस क्या है, A1 केस कि सोडियम प्रेजेंट तो है, कंसंट्रेशन हायर है, लेकिन गेट ऐसे क्लोज है कि जरा सा ऑर्डर मिला तो ये ओपन हो सकता है। क्लियर? तो इस टाइम में रेस्टिंग स्टेज है, जो पोटेंशियल है दैट इज -70। फिर सिग्नल ऐसे मिले हैं कि ये गेट ओपन होने के सिग्नल आ चुके हैं, तो इस गेट ने सोडियम को अलाउ किया, तो A1 का A का A1 से A2 स्टेज में कन्वर्जन क्या हुआ है, ये गेट ओपन हो गया, सोडियम अंदर आ गया। ओके, इस सोडियम के अंदर आने से यहाँ का पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डिस्टर्ब होगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये निगेटिव एंड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब इधर कैसे नेगेटिव होगा वो बात की बात करते हैं। तो सोडियम अंदर आ गया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है बच्चा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो वेरिएशन हुआ है इससे जनरेट हुआ है एक एक्शन पोटेंशियल जो कि +30 मिलीवोल्ट तक का है। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक चार्ज की टेंडेंसी है कि वो ट्रैवल करेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये चार्ज ऐसे ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, वही आपको समझना है ए से बी में क्या चेंज होगा। लेकिन ए दूसरा सिग्नल न रिसीव करे, इसलिए A3 स्टेज में क्या हुआ, A3 स्टेज में उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि वो सिग्नल को रिसीव होके खुल ना जाए। जैसे जस्ट सपोज हाफ डोर ऐसा है कि उसको ओपन करने में ज्यादा मेहनत ली है, लेकिन ये वाला अगर आपने लगा दिया तो ये टोटली क्लोज रहेगा। ठीक है, इनएक्टिवेट हो गया। अब ये दूसरा सिग्नल तब तक रिसीव नहीं करेगा जब तक ये सिग्नल पूरा सिनेप्सिस तक पहुंच के प्रोसेस होके आगे ना ट्रांसपोर्ट हो जाए। इज इट क्लियर बच्चा? हाँ या ना बताओ। वेरी गुड, चलो अभी ध्यान से फिर से एनसीईआरटी देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. An axon, एक ही एक्सॉन के अंदर वो कैसे कंडक्ट हो रहा है, एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक एक्सॉन से दूसरा लेगा, ठीक है, A1 A2, तो A से A2 तक जाने में उसको क्या होना होगा, दैट इज डिफरेंट मैकेनिज्म। लेकिन एक एक्सॉन में जनरेट हुआ, सपोज ये एक्सॉन हेलॉक है, यहाँ जनरेट होके इस एक्सॉन के लेंथ में किस तरीके से ट्रेवल हो रहा है, दैट इज फर्स्ट मैकेनिज्म। दोनों में डिफरेंस रहेगा बेटा। ओके, व्हेन अ स्टिमुलस, अब सिग्नल आ रहा है, रेस्टिंग से उसको चेंज होना है, डीपोलराइजेशन करना है। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, एट ए साइट, कैपिटल ए करना है इसको, एनसीईआरटी में मिस्टेक है बेटा, कैपिटल ए साइट करना, पॉइंट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मतलब जिसमें -70 मिलीवोल्ट का करंट है अभी। The membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ion। जो आपने A1 स्टेज देखा उसमें बंद था, A2 स्टेज में देखा जो ओपन हुआ, दैट इज यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, A2 की। क्लियर? दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इन्फ्लक्स क्या होता है, अंदर आना, इफ्लक्स क्या होता है, बाहर जाना। सोडियम अंदर आ रहा है, दैट इज influx. Sodium followed by the reversal of the polarity at that site। उस particular site पे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव अंदर आ गया तो पॉजिटिव, ये कब निगेटिव होगा वो बाद में बात करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया।
पॉजिटिव आयन ने नेगेटिव आयन को धक्का दे दिया और इस जगह पे ये बैठ गया क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है ज्यादा। Okay, that is the outer surface of the membranes becomes negatively charged and the inner side becomes the positively charged. या तुम इसको ऐसे भी समझो कि यहाँ से ये मूव कर गया तो एक नेगेटिव आयन यहाँ पे ज्यादा है, एक पॉजिटिव आयन कम हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो। समझ में आया? एट दैट पर्टिकुलर टाइम पोजीशन, उसी पोजीशन पे सिर्फ अभी ध्यान दो, उस पोजीशन पे जहाँ पे सोडियम को उसने अलाउ कर दिया, उस पोजीशन पे एक्सॉन मेम्ब्रेन में पोलैरिटी में चेंज हो गया, पॉजिटिव अंदर की तरफ आ गया, नेगेटिव बाहर की तरफ चला गया क्योंकि एक पॉजिटिव कम हुआ है। ओके, ये वाला एनिमेशन भी मूव नहीं कर रहा व्हाट्सएप पे, चेक करना जरा फटाफट, बताना फिर। ठीक है, चलो अभी भेजेंगे दोबारा। अभी यहाँ ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी का इमेज है। अभी हमने क्या बात की बेटा आपसे? हमने ये पोजीशन की बात की है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेस्टिंग स्टेज में यहाँ पे सोडियम अलाउड नहीं था, क्लियर। लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हुआ, जब स्टिमुलस ने सिग्नल रिसीव किया है तो सोडियम अंदर की तरफ आया, एंड सोडियम के अंदर आने की वजह से यहाँ पोलराइजेशन में चेंज हो गया। चेंज कैसे दिखा रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सारा आप देखो निगेटिव 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 है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका साइट ए, ये पूरा साइट। इज इट क्लियर टू यू? Site A पे due to the transportation of sodium ion from outer side to inner side, from extracellular fluid to inner cellular fluid, the concentration, the ionic balance disturbs and it becomes depolarized. नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। साइट ए, बस इतना फोकस करोगे। चलो क्लियर, देखते हैं अभी बाकी बात क्या लिखी हुई है। The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized. बेटा नोट डाउन करो, A साइड पे क्या हुआ है? Depolarization, पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर। The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential, जिसकी वैल्यू चली जाएगी अब रिजल्टेंट +30 मिलीवोल्ट। ओके, अब जो डिफरेंसेस आया उसको क्या बोल रहे हो आप? एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टिमुलस की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन ने एक एक्शन जनरेट कर दिया है, एक डिफरेंस आया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्शन पोटेंशियल, which is in fact termed as a nerve impulse. इसी को क्या कह रहे हैं हम? नर्व इम्पल्स। मतलब मेरी आंखों ने कुछ देखा, जो लाइट एनर्जी गई उसको कोन सेल्स वगैरह जो सेल्स है वहां पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, और जो रेटिना पे बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स आई के अंदर है आपके, उन्होंने सिग्नल्स को रिसीव किया एंड ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्रेन को कि आप क्या देख रहे हो, ये आपका ब्रेन अब आपको सिग्नल दे रहा है। क्लियर? तो जो जेनरेट हुआ दैट इज एक्शन पोटेंशियल, जो रेस्ट में था वो रेस्टिंग पोटेंशियल, एंड जो आपका एक्शन पोटेंशियल है उसी को आप कह रहे हो नर्व इम्पल्स। कोई मिक्स हो रहा है क्या किसी को कॉन्सेप्ट? बहुत स्लो बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। इज इट क्लियर? और सिंपल मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ोगे और सब कुछ बंद करके खुद से लिखोगे और मुझे भेज दोगे, तो मैं अगर वहां पे तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट की, तो फिर खुद मत चेक किया करो, मुझे सेंड किया करो, ठीक है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कुछ गलत चीजें गई होंगी तो वो मैं चेक करके बताऊंगी, तो फिर वो परमानेंट सही होके रिसीव हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। ओके, क्लियर?
Now, the electric potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential, which is in fact termed as the nerve impulse at sites immediately ahead, आगे, ठीक है? The axon, कौन सी साइट है? साइट B. Membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface, क्योंकि वो अभी किस स्टेज में है? रेस्टिंग स्टेज में है. साइट ए एक्साइटेड हुआ ना बेटा, साइट बी तो एक्साइटेड नहीं हुआ है. तो साइट ए और साइट बी में प्रेशर चार्जेस का डिफरेंस होगा. साइड बी के चार्जेस एज इट इज लाइक अ रेस्टिंग पोटेंशियल एंड साइड ए के चार्जेस एक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में होंगे. As a result, current flows on the inner surface from side A to side B. अब क्योंकि करंट का नेचर है कि वो फ्लो करेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर है, इलेक्ट्रिसिटी की नेचर है कि वो फ्लो करेगी जिस भी मीडियम में होगी. तो जस्ट बिकॉज वो फ्लो करेगी तो वो साइड ए की से साइड बी की तरफ फ्लो करेगी और पॉजिटिव चार्ज अंदर है, निगेटिव चार्ज अंदर है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करेगी. तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, जो फ्लो ऑफ करंट होगा, वो टुवर्ड्स द एक्टोप्लाज्म होगा. समझ में आया? तो ये जो लिखा है ना इनर सरफेस, है तो मेम्ब्रेन पे ही फ्लो कर रहा है, लेकिन मेम्ब्रेन की फिर से वही बात है बेटा, एक आउटर सरफेस हो गया, एक इनर सरफेस हो गया. थोड़ा सा हम ठीक बनाते हैं. इस मेम्ब्रेन का एक आउटर पार्ट हो गया, एक इनर पार्ट हो गया, ठीक है? तो इनर पार्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. क्लियर बच्चा? On the outer surface, current flows from side B to side A to complete the circuit of current flow. अब आउटर सरफेस पे क्या होना है? A को फिर से रेस्टिंग स्टेज में लाना है, तभी तो करंट आगे बढ़ रहा है. तो B वाला इस तरफ फ्लो करेगा तो ये रीपोलराइजेशन करा देगा, मतलब रेस्टिंग स्टेज में ले आएगा. और B एक से जो B की तरफ मूव किया है वो क्या कर रहा है? B को वो डिपोलराइज करा देगा. सेम उसी तरीके से C आगे ले लो, तो C कैसा हो जाएगा? C को B करेगा डिपोलराइज. A ऑलरेडी रिपोलराइजेशन में नॉर्मल में जा चुका है और ये इंटरनल फ्लो चलता रहेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मलाइजेशन होता रहेगा और ये पूरा फ्लो एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रांसपोर्ट करेगा. Clear? As a result, a current flows on the inner surface from side A to side B. On the outer surface, current flows from side B to side A to complete the circuit of current flow. Circuit तो एक complete होनी चाहिए ना, जो flow चल रहा था उसको normalize करने के लिए. जो flow generate हुआ, जो electric impulse generate हुआ है, उस membrane को वापस normal करना है, मतलब polarized करना है. तो उसी process को हमने क्या बोला? Repolarization. अब देखो ध्यान से, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई थी अपने को ए साइड की कहानी, कि ए साइड पे सोडियम को अलाउ कर दिया, तो सोडियम को अलाउ करने से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसकी वैल्यू रेंज कर रही है 30 मिलीवोल्ट. क्लियर? अब ये क्योंकि चार्ज है और ये अभी भी बी साइड जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, तो बी को इनर सरफेस पे ट्रेवल होगा. पॉजिटिव रिप्लेसेस निगेटिव. क्लियर? पॉजिटिव निगेटिव को रिप्लेस करेगा और इधर से ये पॉजिटिव इधर मूव कर गया. ठीक है? तो ये देखो, ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो था ये पॉजिटिव इधर मूव किया, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. पहले जब सपोज ये ए है, ये रेस्टिंग ए है, तो बी से ये ए स्टेज में आ जाएगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ बी में क्या हो गया? बी वाला पोर्शन निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सॉन पॉइंट ए एंड बी. अब यहाँ पे आपको रिजल्टेंट एक इमेज और होना चाहिए कि पॉजिटिव इधर मूव किया, तो यहाँ पे आप ऐसे बना लो कि अब इसके आगे वाले बी में क्या होगा? बी वाले साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव, ए वाले साइड पे हो जाएगा निगेटिव और सी वाले साइड पे रहेगा निगेटिव. तो करंट कहाँ है? ए साइड से जनरेट हुआ था लेकिन बी साइड पे है अभी. अगर हम इसको बोलें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो करंट ए से बी पे ट्रेवल कर चुका है और बी से ए में नॉर्मल हो चुका है, मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा. इतनी कहानी समझ में आई? यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आएगा. क्लियर? अब सोडियम नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अब ये जो अंदर जनरेट हुआ है, अंदर से अंदर करंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है,
और ऊपर से ऊपर रिपोलराइज हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? एकदम अच्छे से सोचो, फिर से खुद से देखो, इमेज को देखो और बोलो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। खुद से सोचो कि क्या मैम जो बोल रही है वो चीज समझ में, इज इट क्लियर टू यू? अब देखो ये इमेज देखो, ये बड़ा एकदम क्लियर इमेज है थोड़ा। आप यहाँ पे देखो, जो मैं बात आपको कह रही थी कि एक सोडियम चैनल का अपना चैनल है, एक पोटेशियम चैनल का अपना चैनल है, एक सोडियम पोटेशियम चैनल है, जिसको आप बोल रहे हो सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी कहानी हमने पहले खत्म कर दी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे चार्ज डेवलप करने के लिए, रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको डिस्टर्ब करना है तो ये चैनल नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये तुम लोग जितना हायर में पढ़ोगे ना, तब ये मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग, अभी हम बताएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये पूरा फ्लो है, ये पूरा चैप्टर है एक तरीके से। तो यहाँ से सोडियम जब एंटर किया तो पॉजिटिव और निगेटिव का जो पोलराइजेशन था उसको इसने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, सोडियम और पोटेशियम अपने अपने अकॉर्डिंग मूव किए, तो सोडियम के मूव करने से इस जगह पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, एंड यहाँ से भी पॉजिटिव मूव कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। सिंपली जो वहां पे नेट कंसंट्रेशन है निगेटिव का, वो सोडियम के आने से उसको वेटेज मिल गया, आप ऐसा समझ लो। तो डीपोलराइज हो गया, यही हो गया इसका एक्शन पोटेंशियल। अब ये टुवर्ड्स द निगेटिव मूव करेगा, टुवर्ड्स द निगेटिव मूव करेगा और ऊपर के साइड में ये बाहर की तरफ नॉर्मलाइज होता जाएगा। ओके, तो ये रेस्टिंग एक्सॉन हो गया, ये एक्साइटेड एक्सॉन हो गया। क्लियर? फिर लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को देखो, बड़ा प्यारा फिनोमेना यहाँ पे लिखा है। इसको रीपोलराइज होना, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। रीपोलराइजेशन ऑल्सो डिमांड है, ताकि ये पूरा जो वहां पे लिखा था ना, इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल, अब इस जगह से कोई भी ये सिग्नल तब तक रिसीव नहीं करेगा जब तक ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ है, ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ है, वो इस तरीके से पूरा टर्मिनल एंड तक न पहुंच जाए। इज इट क्लियर? तो ये पीछे से रिपोलराइज होता जा रहा है, आगे डिपोलराइज, रिपोलराइज, सॉरी डिपोलराइज, पोलराइज्ड फर्स्ट, ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन इट बिकम डिपोलराइज, देन इट बिकम रिपोलराइज। तो ऐसे ही चेन रिएक्शन चलता जाएगा और ये एक्सॉन हिलॉक पे जनरेट होगा। एंड पे एक्सॉन हिलॉक के पूरे एक्सॉन से ट्रेवल करेगा एंड एट द एंड एक्सॉन टर्मिनल तक, सिनेप्सिस तक पहुंचेगा। तब तक ये बाकी दूसरे सिग्नल के लिए अभी क्लोज हो गया। ठीक है, समझ में आया? सीक्वेंस क्लियर है? तो इसको अच्छे से एकदम अटेंटिव होके रिवाइज करो, इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐप पे कुछ इशू हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे लिंक, यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब के लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। दोबारा एक बार वॉच कर लो, स्पीड फास्ट करके वॉच कर लो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सोडियम पोटेशियम का निगेटिव, पॉजिटिव, पोलराइज, डीपोलराइज, देन रीपोलराइज। एक्साइटेड होगा तो डीपोलराइजेशन, दो एक्साइटेड है लेकिन रिपोलराइजेशन। अच्छा, एक चीज और, वो कौन सा स्टेज है जहां पे पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन एक साथ दिखेगा? दैट एक्सॉन इज ओनली एक्साइटेड, एक्साइटेड एक्सॉन में ही दिखेगा ऐसा केस। ठीक है, लास्ट वाला एक्साइटेड में ही है, इनिशियल एक्साइटेड एक्सॉन में नहीं दिखेगा, मिडिल में एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेलुलर, मतलब सेलुलर एक्सॉन मेम्ब्रेन पे जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसी केस में आपको एक ही न्यूरॉन के एक्सॉन में पोलराइज, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज तीनों मेम्ब्रेन दिखती है। इज इट क्लियर? थर्ड स्टेज को देखो, वो यही कहानी कह रहा है। चाहे इस इमेज में देखो, तीनों चीज दिख रही है आपको, पोलराइज भी दिख रहा है, डिपोलराइज भी दिख रहा है, रीपोलराइज भी दिख रहा है। तो ये इनिशियल एक्साइटेड एक्सॉन नहीं होगा। ओके, क्लियर है? चलो एक बार फास्ट बता दो, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई?
बड़े दिनों के बाद कुछ बढ़िया चीज पढ़ने को मिला था, ऐसे मिलता ही रहता है, पढ़ते ही रहते हो तुम लोग तो। अब ग्राफिकल बात कल करेंगे। प्रोसेस समझ में आया? लास्ट पार्ट में ये कह रही थी बेटा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सा स्टेज है जिसमें आपको एक ही न्यूरॉन सेल के अंदर उसके एक्सोनल पोर्शन में आपको पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन तीनों स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो एक्साइटेड, इनिशियल एक्साइटेड एक्सॉन या मिडिल, मतलब एट द टाइम ऑफ बिफोर टर्मिनेशन, ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट। इनिशियल एक्साइटेड में देखो आपको यहाँ पे पोलराइजेशन दिख रहा है और डीपोलराइजेशन दिख रहा है। यहाँ पे देखो आप पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। दोबारा उसको नॉर्मल करना है, लेकिन ये क्लोज रहता है, ये क्लोज रहता है, ये सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। जब तक ये पूरा सिग्नल ट्रैप नहीं हो जाएगा तब तक ये नए सिग्नल्स को रिसीव नहीं हो करेगा, मतलब एक न्यूरॉन में एक टाइम में 2 इम्पल्स नहीं ट्रैवल करेंगे, ठीक है। उसी पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, कल बताते हैं इसको डिटेल में। रिफ्रैक्टरी पीरियड जब शट डाउन है, दूसरा नर्व इम्पल्स नहीं रिसीव करेगा सेल बॉडी से। इज इट क्लियर बच्चा? चलो यहीं पे एंड करते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करो और संडे के टेस्ट के लिए लोकोमोशन आ रहा है, उसको पूरा प्रिपेयर करो। नर्वस सिस्टम नहीं आ रहा है कुछ भी, लोकोमोशन आएगा प्योर। और ये एनिमेशन अभी हम भेजते हैं, इसको देख लेना तुम लोग। ओके, एनसीईआरटी मार्किंग करो, फिर भी कुछ डाउट रहे तो कल बात करते हैं। चलो बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर।